बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 1 कवर करेंगे। लेक्चर 1 को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको आने वाले तमाम न्यू वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, सो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप एक नोटबुक ले लें, इसके लिए एक पेंसिल लेके बैठ जाएं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट हेडिंग्स बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बताऊंगा इस नोट्स के अंदर, इन लेक्चर्स के अंदर, आपने मेरी वीडियो को पॉज करना है और उनको नोटबुक के ऊपर नोट कर लेना है। इससे ये होगा कि आपकी साथ साथ अच्छी प्रिपरेशन भी हो जाएगी और आपके वेल डिफाइंड तरीके से नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और पेपर जब करीब आएगा तो आप इजीली उन नोट्स को एक दफ़ा गो थ्रू करके बहुत ही अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं अपने पेपर के अंदर। सो इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है, जो बताऊंगा, जो हाईलाइट करवाऊंगा, उसको आप नोटबुक के ऊपर साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है। अच्छा चल बढ़ते हैं और आज के लेक्चर 1 के अंदर पहला टॉपिक क्या है जी? पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द कोर्स, यानी हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है दोस्तों वो ये है, ये देखिए अब जैसे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहा हूँ, ये वो पॉइंट है कि इस कोर्स में आप क्या कवर करेंगे। अब आपने क्या करना है, जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने लगा हूँ, इनको आपने वीडियो पॉज करके अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लेना है और ऊपर टॉपिक का नाम लिख लेना है। क्या टॉपिक है? लेक्चर नंबर 1। ऊपर पहले हेडिंग देनी है आपने लेक्चर नंबर 1, उसके अंदर हेडिंग देनी है इंट्रोडक्शन टू कोर्स और देन उसके अंदर जो मेन डेफिनेशन बताऊं, जो डायग्राम बताऊं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, जो डिफरेंस बताऊं, वो आपने नोटबुक के ऊपर नोट कर लेने हैं। क्लियर? चलें जी। तो इंट्रोडक्शन टू कोर्स के अंदर जो पहला पॉइंट है वो है डेटाबेस डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। यानी इस कोर्स के अंदर दोस्तों हम ये सीखेंगे कि हम अपनी डेटाबेस को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और हम अपनी डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन को किस तरह से डेवलप करेंगे, किस तरह से बनाएंगे। दूसरा हम जो इसमें चीज़ कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर वो है कंकरेंसी एंड रोबस्टनेस। रोबस्टनेस किसे कहते हैं? कंकरेंसी दोस्तों ये होती है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो एक साथ एक्सेस हो सकें। मतलब ये कि अगर फ़र्ज़ करें मल्टीपल 10 यूज़र्स हैं तो वो आपके 10 के 10 यूज़र एक सेम टाइम में आपकी डेटाबेस को एक्सेस कर सकें, इसकी हम कहते हैं कंकरेंसी यानी एक साथ मल्टीपल यूज़र आपकी डेटाबेस को एक्सेस कर सकें। और रोबस्टनेस किसे कहते हैं? रोबस्टनेस ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें आपका कोई एरर आ जाता है, ठीक है, डेटाबेस को एक्सेस करते हुए कोई एरर आ जाता है, तो उस एरर को अच्छे तरीके से सॉल्व भी कौन करे? डेटाबेस सॉल्व करे। यानी तमाम के तमाम फेलियर को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करे, अच्छे तरीके से सॉल्व करे और यूज़र को डाटा एक्सेस करने में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसको हम कहते हैं रोबस्टनेस। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट आ रहा है जो हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में कवर करेंगे, यानी इस सब्जेक्ट में कवर करेंगे, वो है जी एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी। एफिशिएंसी क्या होती है? अपने काम को अच्छे तरीके से करना, जैसे कहा गया है वैसे ही करना एफिशिएंसी कहलाता है। यानी जो यूज़र ने आपको कहा है, रिक्वायरमेंट की है कि मुझे ये चीज़ डेटाबेस से चाहिए, तो अगर डेटाबेस सेम एज इट इज़ वही चीज़ फ़िल्टर करके हमारे यूज़र को दे तो इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। एंड स्केलेबिलिटी क्या होती है? स्केलेबिलिटी ये होती है दोस्तों कि अगर फ़र्ज़ करें आज 10 यूज़र मेरी डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, तो कल को अगर 50,000 यूज़र मेरी डेटाबेस को एक्सेस करेंगे तो मेरी डेटाबेस की स्केलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। मतलब उसमें नए नए अगर मैं फ़ीचर ऐड करूँ, नए नए मैं अपने प्रोडक्ट्स ऐड करूँ, नई नई चीज़ें ऐड करूँ, तो उसमें किसी तरह का उसके पहले से मौजूद सिस्टम के अंदर कोई इफेक्ट ना आए। इसको हम कहते हैं स्केलेबिलिटी। यानी हम अपने डेटाबेस को इजीली जो है अपडेट कर सकते हैं, उसमें कोई भी नई चीज़ जो है ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जो है रिमूव कर सकते हैं, हमारे सिस्टम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको हम कहते हैं स्केलेबिलिटी। अगला पॉइंट है स्टडी ऑफ टूल्स टू मैनिपुलेट डेटाबेस। यानी कहता है इसके अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से टूल्स हैं जिन टूल्स को यूज़ करते हुए हम अपनी डेटाबेस को मैनिपुलेट करते हैं, यानी अपडेट करते हैं, ठीक हो गया, एडिट करते हैं। चलें नेक्स्ट आता है जी डेटाबेस डेफिनेशंस। यानी यहाँ पे दोस्तों अब डेटाबेस की डेफिनेशन निकलनी है, तो ये आपने ऊपर हेडिंग नोटबुक के ऊपर हेडिंग कौन सी देनी है? डेटाबेस डेफिनेशन। और उसके नीचे आपने जहाँ पे देखें बहुत सी डेफिनेशंस हैं, तो आपने इसमें से कोई भी एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन निकाल लेनी है। जैसे बहुत सी डेफिनेशन है, आपकी जो अच्छा आपको लगे वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जैसे मुझे ये अच्छी लग रही है डेफिनेशन नंबर 5, तो मैं इसको पढ़ लेता हूँ। कहता है एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट। इसका क्या मतलब है? कहता है डेटाबेस एक ऐसी
ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं? मालूमात, यानी ऐसी चीज़ जो एक वेल डिफाइंड तरीके से जिसका प्रॉपर एक मीनिंग होता है। इन्फॉर्मेशन कहते हैं हर वो चीज़ जिसका प्रॉपर एक मीनिंग बन रहा होता है। तो कहता है जब हम अपनी मल्टीपल इंफॉर्मेशन को एक वेल डिफाइंड तरीके से एक ऑर्गेनाइज फॉर्म, ऑर्गेनाइज दोस्तों फॉर्म किसे कहते हैं? ऑर्गेनाइज फॉर्म इसे कहते हैं जिसका स्ट्रक्चर वेल डिफाइन हो, जिसको देखने में ईजिली अंडरस्टैंड हो रही हो जो चीज़, ठीक है, जिसे देखने में ईजिली बंदा समझ सके, जिसे ह्यूमन ईजिली अंडरस्टैंड कर सके, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। तो कहता है डाटाबेस एक ऐसा वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट के अंदर स्टोर होती है। मतलब जैसे कंप्यूटर का फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट के अंदर कहता है हमारा डाटा जो कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है क्या स्टोर ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर हो रही होती है। तो कहता है इसको हम डाटाबेस कहते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पे डिफरेंट डेफिनेशन है, आप पढ़ सकते हैं क्योंकि मैंने आपको एक पार्ट की सुना दी है, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। तो करनी तो हमने एक ही है, जो सी मर्जी करें। अब यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस उसने एग्जांपल दी हुई है कि डाटाबेस की एग्जांपल क्या हो सकती है। जैसे दोस्तों क्रिकेट प्लेयर, अब क्रिकेट प्लेयर का क्या क्या हो सकता है? क्रिकेट प्लेयर, फर्स्ट करो क्रिकेट प्लेयर एक डाटाबेस है, तो उसमें क्या क्या हम स्टोर कर सकते हैं? क्रिकेट प्लेयर की कंट्री, उसका नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी स्पेशलिटी, उसके मैचेस प्लेड के, उसने कितने मैच खेल चुके हैं अब तक, उसने कितना रन अभी तक बना लिया, ठीक है। इसी तरह मान लो अगर आप स्कॉलर्स की डाटाबेस बनाते हो तो स्कॉलर की डाटाबेस में क्या आएगा? स्कॉलर का नाम क्या है, स्कॉलर की डेट ऑफ बर्थ क्या है, स्कॉलर की एज क्या है, उसका कंट्री क्या है, उसकी फील्ड क्या है, उसकी बुक्स उसने कितनी बुक्स अभी तक पब्लिश कर दी हैं। उसके बाद अगर दोस्तों इसी तरह अगर आप मूवीज़ की डाटाबेस बनाते हो तो उसमें क्या क्या आएंगी चीज़ें? मूवी का नेम क्या है, मूवी का डायरेक्टर कौन था, मूवी की लैंग्वेज कौन सी थी, ETC वगैरह वगैरह। अगर आप फूड के ऊपर डाटाबेस बनाते हो तो उसका मतलब क्या है कि फ़ूड का नेम क्या है, मतलब कौन सा फूड है, ठीक है, उसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से, मतलब उसको किन किन चीज़ों से मिलाकर फूड बनाया गया है। उसके बाद टेस्ट कैसा है फूड का, अच्छा है, बुरा कैसा है, प्रेफर टाइम कि फ़ूड किस टाइम पर जो है ना वो सर्व किया गया था, ओरिजिन किस ओरिजिन पर ये फूड खिलाया गया था, ETC वगैरह वगैरह। इसी तरह अगर आप व्हीकल की डाटाबेस बनाओ तो उसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें होंगी? व्हीकल की रजिस्ट्रेशन नंबर, कि व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, व्हीकल मेक कब किसने किया, मतलब किस कंपनी ने मेक किया, इसका ऑनर कौन है, इसकी टाइप क्या है, इसकी प्राइस क्या है, मतलब क्या टाइप मीन वो बस है, व्हीकल है, वो एक कार व्हीकल है, वो एक मोटरसाइकिल है, क्या है प्राइस, कितनी उसकी प्राइस है। तो यानी यहाँ पे डिफरेंट सर ने एग्जाम्पल डाटाबेस की देकर आगे उनके डिफरेंट जो है आपको बताया हुआ है रफ फैक्ट्स एंड फिगर्स कि अगर ये वाली डाटाबेस बनाए तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, अगर ये वाली डाटाबेस बनाए तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। ठीक हो गया। तो ये थी ऊपर डेफिनेशन और नीचे ये उसकी डाटाबेस की एग्जाम्पल्स आ गई। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ द डाटाबेस, यानी डाटाबेस की दोस्तों इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों डाटाबेस को यूज़ करते हैं भाई, वाई यूज़ ऑफ डाटाबेस, हम डाटाबेस को क्यों यूज़ करते हैं। तो डाटाबेस से पहले कौन सा सिस्टम था? फाइल सिस्टम था। तो हम फाइल सिस्टम को छोड़कर डाटाबेस सिस्टम को पर क्यों आ गए हैं, हमने फाइल सिस्टम से डाटाबेस सिस्टम पर क्यों मूव कर गए हैं, हमने इस चीज़ को कवर करना है दोस्तों। यहाँ पे इसका बहुत अच्छा आंसर सर ने लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ये देखें यहाँ से शुरू हो रहा है, कहता है इन ऑर्डर टू मैनेज द, तो यहाँ से आप लिखने शुरू कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू मैनेज द कमर्शियल एप्लीकेशंस मोर एफिशिएंटली डाटाबेसेस आर द ultimate choice because efficient management of data is the sole objective of the database। यानी इसका क्या मतलब है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो बड़ी बड़ी आपकी कमर्शियल एप्लीकेशन है, कमर्शियल एप्लीकेशन मीन जैसे आपकी यूट्यूब एक बहुत बड़ी कमर्शियल एप्लीकेशन है, बहुत बड़ी एक कमर्शियल जो है ना वो एक कंपनी है जो कि पूरी दुनिया जिसे यूज़ कर रही है। ऐसे ही फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेज़ॉन है, उसके बाद अली बाबा है, दराज वाले हैं, इसके अलावा आप कोका कोला है, पेप्सी वाले हैं। तो यानी इतनी बड़ी बड़ी जो कमर्शियल जो आपकी कंपनीज़ हैं, इन कमर्शियल कंपनीज़ की डाटा को मैनेज करना पूरी दुनिया के अंदर, इनको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों क्या हम फाइल सिस्टम यूज़ करेंगे। फाइल सिस्टम दोस्तों एक सिस्टम, भाई फाइल सिस्टम ये होता है जो आपके लोकल सिस्टम के अंदर यूज़ हो रहा होता है, इसको फाइल सिस्टम कहते हैं। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर इतनी बड़ी कमर्शियल एप्लीकेशन या इतनी बड़ी कमर्शियल जो कंपनी है उसको, उसका डाटा को मैनेज करना, उसके डाटा को एक टाइम में लाखों लोगों तक पहुँचाना कौन कर सकता है? डाटाबेस कर सकती है। तो ये वजह है सबसे बड़ी कि दोस्तों हम इस दौर में, इस टाइम में फाइल सिस्टम को छोड़कर डाटाबेस को इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम अपनी जो बड़ी बड़ी कमर्शियल कंपनीज़ हैं उनकी बड़ी बड़ी कमर्शियल एप्लीकेशंस को बहुत ही एफिशिएंट वे के साथ यूज़ कर सकें और उनमें बहुत अच्छे तरीके से अपने डाटा को मैनेज कर सकें। ठीक है, सो आगे लिखा हुआ है, सो सच एप्लीकेशंस आर बीइंग मैनेज्ड बाय डाटाबेस इवन इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान एंड येट टू टॉक अबाउट द डेवलप्ड कंट्रीज़। ठीक है, मतलब ये कहता है हम जनाब यही वजह सो सच एप्लीकेशन, मतलब यही वजह कि इन एप्लीकेशंस को मैनेज करने के लिए हम डाटाबेसेस का इस्तेमाल करते हैं। हत्ता कि इवन का मतलब होता है हत्ता कि चाहे वो डेवलपिंग कंट्री, चाहे पाकिस्तान हो या बहुत कोई डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लंदन,
इस तरह के बहुत बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ हों या आपका डेवलपिंग कंट्री पाकिस्तान हो या इंडिया हो डेवलपिंग कंट्री। सो दोस्तों इन डेवलपिंग कंट्री हो चाहे डेवलप कंट्री हो, हम जो है डाटा बड़ी बड़ी एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए, उनके डाटा को अरेंज करने के लिए डाटाबेसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगला मेन पॉइंट यहाँ पे बड़ा मजे का लिखा हुआ है, डाटाबेस आर नॉट ओनली बीइंग यूज्ड इन द कमर्शियल एप्लीकेशन रेदर टुडे मैनी ऑफ द साइंटिफिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन आर आल्सो यूजिंग डाटाबेस लेस और मोर। कहता है सिर्फ आपकी डाटाबेस जो है वो सिर्फ कमर्शियल कंपनीज़ की एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर रही, बल्कि आज के इस दौर के अंदर जो आपकी साइंटिफिक कंपनीज़ हैं, जो आपकी इंजीनियरिंग कंपनीज़ हैं, डिफरेंट तरह की मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनीज़ होगी, आपकी इलेक्ट्रिकल कंपनीज़ होगी, आपकी जो है सिविल इंजीनियरिंग कंपनीज़ होगी, जितनी भी साइंटिफिक या इंजीनियरिंग कंपनीज़ हैं दोस्तों, जितनी भी उनकी एप्लीकेशन हैं, वो भी आज के दौर में कहता है थोड़ा या ज़्यादा डाटाबेस को कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो मैंने थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा पढ़ा है, ये आपको यहाँ से लेकर इन ऑर्डर टू मैनेज तक ये आप लिख लेना पेपर में, और थोड़ा सा यहाँ से लिख लें तो इंशाल्लाह आपका जो क्वेश्चन ये है ये कवर हो जाता है। ओके जी, उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, डाटाबेसेस एंड ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। कहता है बताओ जो आप पहले दौर में फाइल सिस्टम यूज़ करते थे वो उसमें और आजकल के लेटेस्ट डाटाबेसेस में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने जो है इंटरनेट से इसका डाटा फिल्टर किया, इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो चीज़ बताऊंगा उसको आपने वीडियो को पॉज करके लिख लेना। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इस टॉपिक का जो आंसर है वो मैं आपको हैंड आउट से नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि आपको पिक्चर जो मैंने ली हुई हैं उन पिक्चर से पढ़ाऊंगा। आपने मेरी वीडियो पॉज करने उन पिक्चर को अपने नोटबुक के ऊपर नोट कर लेना, ताकि ये, और दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि जो हैंड आउट्स के अंदर लिखा हुआ है ये आप पेपर के अंदर लिखे आना। आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग इफेक्टिव मटेरियल इंटरनेट से उठाकर भी अगर पेपर में लिख देते हैं तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। शर्त यह है कि टॉपिक के रिलेटेड आंसर हो, आंसर ठीक हो टॉपिक के रिलेटेड। तो दोस्तों इस टॉपिक कवर करने के लिए कि फाइल सिस्टम में और डाटाबेस सिस्टम में क्या डिफरेंस है, इस टॉपिक कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे जो है पिक्चर दी हुई है 2-3। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये डायग्राम आप अपनी नोटबुक के ऊपर बना लो। ये डायग्राम है फाइल सिस्टम की, कि जो पहले दौर में या आज भी हम अपने लोकल सिस्टम में जो फाइल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो कैसे यूज़ होता है। दोस्तों सबसे पहले देखो उसने एक ना डायग्राम समझा रहा है कि मान लो कहता है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को कहता है हमने 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। एक एडमिन डिपार्टमेंट है, एक पर्सनल डिपार्टमेंट है और एक अकाउंट डिपार्टमेंट है। ठीक है, एडमिन डिपार्टमेंट जहाँ पे एडमन्स की तमाम टीम बैठती है, पर्सनल डिपार्टमेंट जहाँ पे हमारे एम्प्लॉय बैठते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट जहाँ पे हमारे अकाउंट के रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल किया जाता है। अब कहता है अगर एडमिन डिपार्टमेंट है तो उसके डाटा को मैनेज करने के लिए उसमें एडमिन डिपार्टमेंट में क्या होगा, एडमिन का नेम होगा, एडमिन का एड्रेस होगा, एडमिन का CNIC होगा और एडमिन का डेजिग्नेशन होगी। ऐसे कहता है अगर पर्सनल डिपार्टमेंट है तो उसमें क्या होगा, पर्सनल का नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका वो मैरिड है कि नहीं मैरिड, उसके कितने चिल्ड्रन है, ये होंगे। अकाउंट डिपार्टमेंट में क्या होगा, अकाउंट होल्डर का नेम, अकाउंट होल्डर का एड्रेस, अकाउंट होल्डर की कितनी सैलरी है, अकाउंट होल्डर्स का अलाउंस कितना है, मतलब उसे कितना जो है अलाउंस पे करना पड़ता है, तो ये इसमें आएगा। अब देखो दोस्तों अगर फाइल सिस्टम है ना तो क्या होना पड़ेगा, हमें एडमिन डिपार्टमेंट के लिए अलग फाइल बनानी पड़ेगी। देखो ये जो बता रहा ना आपको, ये जो फाइल एड एम्प फाइल, मतलब इसका मतलब ये है कि एक फाइल है जिसके अंदर क्या स्टोर होगा, एडमिन डिपार्टमेंट का सारा रिकॉर्ड स्टोर होगा। इसी तरह कहता मैंने एक और फाइल बनाई जिसमें मैंने पर्सनल डिपार्टमेंट का डाटा स्टोर किया, फिर कहता मैंने एक और फाइल बनाई जिसमें मैंने अकाउंट डिपार्टमेंट का डाटा स्टोर किया। अब अगर आप गौर करो दोस्तों तो 3 डिपार्टमेंट है, तीनों डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग फाइल्स बनाई गई हैं। और इनमें सबसे बड़ा नुकसान क्या है, सबसे बड़ा दोस्तों डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि देखो अगर एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर देखो नेम, अगर आप देख रहे हो तो देखो आपके तीनों डिपार्टमेंट में एक बहुत सी चीज़ें कॉमन है। जैसे देखो एडमिन डिपार्टमेंट में नेम आ रहा है, पर्सनल डिपार्टमेंट में भी नेम आ रहा है और अकाउंट डिपार्टमेंट में नेम आ रहा है। होना ही चाहिए था जो चीज़ें यहाँ पे कॉमन है, मतलब तीनों डिपार्टमेंट में जो चीज़ें कॉमन हैं होना ये चाहिए था कि वो कॉमन चीज़ें सिर्फ एक दफ़ा हम स्टोर करते। ये क्या बात हुई, आप कॉमन चीज़ों को भी मल्टीपल टाइम स्टोर कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज दोस्तों फाइल सिस्टम का यही होता है कि इसके अंदर जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो भी हम मल्टीपल टाइम स्टोर कर रहे होते हैं। तो यही डायग्राम चाहे पेपर में बनाइएगा फाइल सिस्टम की। अब चलते हैं और नेक्स्ट डायग्राम है डाटाबेस सिस्टम की। तो ये डाटाबेस सिस्टम की डायग्राम को थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। अभी अपने दोस्तों एक चीज़ नोट करनी है, देखो जरा वही सेम डायग्राम है। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हमने 3 पोर्शन में डिवाइड किया, एडमिन, पर्सनल और अकाउंट। अब एडमिन में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, नेम, एड्रेस, वही चीज़ें जो मैंने आपको प्रीवियस जो है ना फाइल सिस्टम वाली पिक्चर में दिखाई है, सारी चीज़ें आ गई। अभी अपने एक चीज़ नोट करनी है, देखो इन तीनों डिपार्टमेंट का डाटा हमने एक ही डाटाबेस में देखो स्टोर किया है। और डाटाबेस में स्टोर करने का फ़ायदा क्या हुआ है कि जो चीज़ें देखो यहाँ पे डाटाबेस में नेम कितनी दफ़ा आ रहा है, सिर्फ एक दफ़ा आ रहा है।
क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने क्या किया, डेटाबेस में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में या डिफरेंट एट्रीब्यूट में जो कॉमन एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे देखो नेम यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो हमने क्या किया, नेम एक दफ़ा लिख दिया। उसके बाद एड्रेस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हमने एड्रेस एक दफ़ा लिख दिया। तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट है डेटाबेस का कि डेटाबेस के अंदर जो चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं हम उनको बार बार मल्टीपल टाइम नहीं लिखते, बल्कि कॉमन चीज़ों को एक दफ़ा ऐड करते हैं डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारी स्पेस बहुत ज़्यादा बच जाती है, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है, हमारा डाटा बहुत ही एफिशिएंट वे के साथ वर्क करता है। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। चलें नेक्स्ट, उसके बाद दोस्तों ये दो डायग्राम बनाने के बाद आपने इन दोनों में डिफरेंस लिखना है कि फाइल सिस्टम में और डेटाबेस सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस भी देखें मैंने एक टेबल की फॉर्म के अंदर एक वेल डिफाइंड तरीके से मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको। आप चाहो तो ये जो मैंने डिफरेंस दिखा रहा हूँ ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच में और डेटाबेस अप्रोच में, इसको आप नोटबुक पे नोट भी कर सकते हो। अब दोस्तों ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच क्या होती है, कहता है यूज सेपरेट डाटा फाइल फॉर ईच एप्लीकेशन। कहता है हम अपनी अच्छा वो कह रहा है फाइल अप्रोच में ये होता है कि हम अपनी हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग फाइल क्रिएट करते हैं, जबकि डेटाबेस अप्रोच में क्या होता है ऑल एप्लीकेशन शेयर अ पूल ऑफ रिलेटेड एंड इंटीग्रेटेड डाटा। कहता है जबकि डेटाबेस अप्रोच में ये होता है कि जितनी भी हमारी एप्लीकेशन है वो सारी की सारी एप्लीकेशन एक ही सिंगल सोर्स को, एक ही सिंगल डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं, यानी एक ही डेटाबेस को तमाम की तमाम एप्लीकेशन क्या कर रही होती हैं, शेयर कर रही होती हैं। नेक्स्ट दूसरा डिफरेंस दोनों में क्या है, कहता है फाइल अप्रोच में ये होता है डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी मीन ये होता है कि डाटा फाइल अप्रोच में डाटा बार बार डुप्लीकेट होता है, जबकि डेटाबेस अप्रोच में क्या होता है मिनिमल डाटा रिडंडेंसी। कहता है डेटाबेस अप्रोच में क्या होता है कि आपकी जो डाटा की रिडंडेंसी है, मतलब डाटा की जो डुप्लीकेसी है, जो बार बार रिपीट कर रही है डाटा, कहता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा डिफरेंस ये है, कहता है फाइल अप्रोच में क्या होता है सेम डाटा इज रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड इन सीवरल फाइल्स। कहता है सेम डाटा हम डिफरेंट फाइल्स में मल्टीपल टाइम स्टोर कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी इमेज में दिखाया था कि 3 डिपार्टमेंट नेम आ रहा है, तो आपने तीनों डिपार्टमेंट के नेम को अलग अलग फाइल में मल्टीपल टाइम स्टोर कर दिया। ठीक है, जबकि कहता है डेटाबेस अप्रोच में ये होता है ईच अकरेंस ऑफ अ डाटा आइटम इज रिकॉर्डेड वंस ओनली वंस। कहता है अगर जो डाटा मल्टीपल टाइम पाया जा रहा है डेटाबेस में, कहता हूँ उसे हम सिर्फ एक ही दफ़ा स्टोर करते हैं, मल्टीपल टाइम स्टोर नहीं करते। नेक्स्ट डिफरेंस डाटा इनकन्सिस्टेंसी, यानी डाटा इनकन्सिस्टेंसी का मतलब कहता है सीवरल वर्जन्स ऑफ द सेम डाटा में एग्जिस्ट। इनकन्सिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि अगर हम डाटा एक दफ़ा स्टोर किया ना, तो वो डाटा में भी मल्टीपल टाइम जो है वो जाके डिफरेंट फाइल्स में डिफरेंट एंगल के साथ स्टोर हो रहा हो। लेकिन दोस्तों सिंगल वर्जन ऑफ डाटा एग्जिस्ट, यानी डाटाबेस अप्रोच में क्या होता है कि आपका डाटा का सिर्फ एक ही वर्जन स्टोर होता है, मल्टीपल टाइम या मल्टीपल एंगल के साथ स्टोर नहीं होता। नेक्स्ट फाइल में क्या होता है, फाइल सिस्टम में क्या होता है, अगला डिफरेंस है सेम अपडेट मस्ट बी डन इन ऑल अकरेंस ऑफ सेम डाटा आइटम इन ईच फाइल। कहता है मान लो आपने किसी पर्सन का नेम जो है वो अपडेट करना है, अब क्या करना पड़ेगा, वो नेम जितनी डिफरेंट जगह पर पाया जा रहा है हर जगह पर इंडिविजुअल जाकर आपको नेम अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन डेटाबेस में आपको पता ना एक मल्टीपल चीज़ों को हम सिंगल टाइम स्टोर करते हैं। जब सिंगल टाइम स्टोर करते हैं तो सारी बात है अपडेशन भी तो सिंगल टाइम करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे अपडेट सिर्फ एक दफ़ा करनी पड़ती है, जबकि फाइल सिस्टम में होता है मल्टीपल टाइम अपडेशन करनी पड़ती है। उसके बाद कहता है यूजर्स हैव वेरी लिटिल अपॉर्चुनिटी टू शेयर डाटा आउटसाइड ऑफ देयर ऑन एप्लीकेशन। यानी वो कह रहा है कि फाइल सिस्टम में एक जो यूज़र है वो अपने डाटा बहुत ही कम फॉर्म के अंदर या लिटिल अपॉर्चुनिटी उसके पास होती है, मतलब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती डाटा को शेयर करने की, मतलब वो बहुत ही महदूद लिमिट में रहते हुए अपना डाटा जो है वो शेयर कर सकता है। जबकि डेटाबेस अप्रोच में क्या होता है आ डेटाबेस इज डेवलप्ड टू शेयर द डाटा अमंग द यूज़र हु एक्सेस टू इट। कहता है दुनिया में किसी भी कॉर्नर पे जाकर डेटाबेस अप्रोच में ये होता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने पर बैठकर किसी भी टाइम डेटाबेस का जो डाटा है वो शेयर कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। ठीक है जी, देन इस तरह और भी बड़े से डिफरेंस हैं। तो ये मैंने आपको पिक्चर जैसे दिखा दिया है, आप इस पिक्चर को जो आपको नज़र तो आ ही रही होगी, आप इसको जो है नोट कर लें। बाकी भी जो है सारे ऐसे ही हैं। लास्ट पॉइंट पढ़ देता हूँ, जैसे बहुत से पढ़ दिए मैंने। लास्ट एक पॉइंट का लिखा हुआ कहता है डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट डाटा। कहता है डाटा पे फाइल अप्रोच में ये होता है कि डाटा को मैनिपुलेट करना, डाटा को अपडेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, जबकि डेटाबेस के अंदर ईजी टू मैनिपुलेट डाटा। कहता है डेटाबेस के अंदर डाटा को मैनेज करना, उसको अपडेट करना बहुत ही ईजी होता है। लेकिन ये था दोस्तों ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच और डेटाबेस अप्रोच में डिफरेंस। तो डिफरेंट एंगल के साथ मैंने आपको उसको अच्छे तरीके से समझा भी दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको कवर हो चुका होगा। सो इस टॉपिक को आपने डायग्राम और जो आपको ये दिखाया डिफरेंस, ये आपने यहाँ से इस टॉपिक को कवर कर लेना है।
देन ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। अब चलते हैं इस टॉपिक को यहाँ से हम छोड़ देते हैं। आप चाहो तो अच्छा जो डायग्राम यहाँ पे सामने बनाई हुई है, आप चाहो तो डायग्राम ये भी बना सकते हो, और चाहो तो वो जो डायग्राम मैंने आपको पिक्चर में दिखाई आप वो भी बना सकते हो। तो ये टॉपिक आपको यहाँ पे हो जाता है कवर, ठीक है। अगला टॉपिक आ गया दोस्तों, एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। कहता है बताओ डेटाबेस के एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो दोस्तों डेटाबेस के हमारे पास 4 एडवांटेजेस हैं, बहुत से एडवांटेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे सामने 4 दिए हुए हैं। तो पहला क्या है, डाटा शेयरिंग। डाटा शेयरिंग जैसे कि नाम जाहिर हो रहा है कि डाटा को शेयर करना, मतलब दुनिया में एक जगह से बैठकर, एक कंट्री से बैठकर दूसरे कंट्री, एक यूज़र से दूसरे यूज़र, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, और एक टाइम से दूसरे टाइम में डाटा को शेयर करना बहुत ही ईजी होता है। तो कहता है पहला जो डाटाबेस का एडवांटेजेस है वो यही है कि डाटा की जो शेयरिंग है, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र करना है, ये बहुत ही ईजी होता है, ठीक है जी। तो ये जो मेन पॉइंट आपको बताता हूँ ना, ये मेन पॉइंट दोस्तों नोटबुक पे लिख लें, और इसके नीचे जो मैं आपको ट्रांसलेशन समझाता हूँ, जिसकी वजाहत समझाता हूँ उर्दू में, वो उर्दू में लिख लिया करें, और जाके वहाँ जब पेपर का टाइम आएगा तो पेपर में आप अपनी उसी उर्दू को अपनी वर्डिंग इंग्लिश में ट्रांसलेट, इतना तो बंदा कर ही लेता है कि अपनी लिखी हुई उर्दू को इंग्लिश में थोड़ा सा ट्रांसलेट कर ले, ठीक है। लाजमी नहीं कि आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है A to Z सारा लिख के आए पेपर में, टू द पॉइंट उर्दू में जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो उर्दू में आप लिख लें, और जो पेपर में जाके उसको अपनी वर्डिंग में इंग्लिश में लिख लें, ठीक है। लें जी, अगला जो एडवांटेज है डाटाबेस का वो कह रहा है डाटा इंडिपेंडेंस। इसका क्या मतलब है कहता है डाटाबेस का जो दूसरा हमारे पास एडवांटेज है, जो दूसरा फ़ायदा वो ये है कि डाटा इंडिपेंडेंस होता है, मतलब डाटा किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। यानी इसमें ये होता है कि आपका जो डाटा वो आपकी एप्लीकेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। मान लीजिए जैसे मैं उसके एग्जांपल देकर समझाता हूँ आपको, इसका क्या मतलब है इंडिपेंडेंस का। मान लो दोस्तों आपकी एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है यूट्यूब की, जैसे फर्स्ट आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हो। अब यूट्यूब को आप कैसे यूज़ करते हो, आप यूट्यूब की एप्लीकेशन यूज़ करते हो, और वो एप्लीकेशन क्या करती है, आपकी अपलोड की हुई वीडियो को उठाती है और जाके यूट्यूब के सर्वर पे, यूट्यूब की डाटाबेस पे जाके स्टोर कर देती है। अब क्या हुआ कि दोस्तों यूट्यूब की एप्लीकेशन में खुदा न खास्ता एरर आ गया। जैसे ही एरर आया तो मुझे बताएं, क्या एप्लीकेशन में एरर आने से क्या यूट्यूब के सर्वर पे पड़ा हुआ आपका डाटा लॉस हो जाएगा? नहीं। क्या आपका डाटा वहाँ से रिमूव हो जाएगा? नहीं। क्या आपका डाटा ख़राब हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि दोस्तों एप्लीकेशन में ख़राबी आने से सर्वर पे या डाटाबेस पे कोई ख़राबी नहीं आएगी। इसी तरह डाटाबेस में ख़राबी आने से एप्लीकेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी दोनों इंडिविजुअल अपना अपना काम कर रहे हैं, इसे कहते हैं डाटा इंडिपेंडेंस, ठीक है, ओके। तीसरा एडवांटेज है कंट्रोल्ड रिडंडेंसी। यानी इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि कहता है आप डाटाबेस के अंदर सबसे बड़ा तीसरा जो एडवांटेज है, तीसरा जो फ़ायदा वो ये है कि आप डाटा के अंदर जो रिडंडेंसी है, रिडंडेंसी कहते हैं डुप्लीकेसी को, कहता है डाटा में जो डुप्लीकेसी आ रही है उसको बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। रिडंडेंसी को आप रिमूव कर सकते हैं, आप उसे ख़त्म कर सकते हैं, या ख़त्म नहीं हो रही कम से कम आप उसे मिनिमाइज़ ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। ये उसका तीसरा एडवांटेज है। देन बेटर डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी दोस्तों क्या होता है, डाटा इंटीग्रिटी ये होता है कि मान लो आपने एक वीडियो अपलोड की यूट्यूब के ऊपर, और उस वीडियो के अंदर आपने टाइटल दिया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान, फर्ज करो आपने ये टाइटल दिया, तो जैसे टाइटल आपने दिया है सेम ऐसे ही आपका टाइटल अगर अच्छे तरीके के साथ जाके डाटा यूट्यूब की डाटाबेस में जाके स्टोर हो जाए, मतलब उसमें कोई चेंजिंग ना आए, जैसे आपने कहा है वैसे ही जाके वो स्टोर हो जाए, एक भी वर्ड आगे पीछे ना हो, तो इसको दोस्तों हम कहते हैं डाटा इंटीग्रिटी। सिंपल अगर अब वर्डिंग में बताऊं तो डाटा इंटीग्रिटी दोस्तों ये होता है कि आपने डाटा को जिस तरह से स्टोर किया है, अगर डाटा वैसे ही एक्यूरेट फॉर्म के साथ, कंप्लीटनेस और एफिशिएंट वे के साथ जाके स्टोर हो, तो इसको कहते हैं डाटा इंटीग्रिटी। तो कहता है दोस्तों डाटाबेस का चौथा जो एडवांटेज है वो यही है कि आप डाटा को बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी करेक्टनेस तरीके से, बहुत ही करेक्टनेस और एफिशिएंट वे के साथ डाटा को मेनटेन कर रहे हो, तो डाटा को स्टोर कर रहे हो, तो उसको बेटर वे के साथ जो है ना वो मैनेज कर रहे होते हो। ये इसका नेक्स्ट एडवांटेज था। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सारी समझ आ गई होगी। ये दोस्तों यहाँ तक हमारा चैप्टर यूनिट नंबर 1 यानी लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।